हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम क्लास नाइन्थ की पॉलिटी चैप्टर फर्स्ट लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इस बुक का नाम तो आपको पता ही होगा, लोकतंत्र राजनीतिक एक। तो आइए हम समझते हैं कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। आखिरकार लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र किसे कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसी चीज का जिक्र करेंगे, इस शब्द का मतलब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी-बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। धीरे-धीरे इसको समझेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने का न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय में इस अध्याय में अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की वृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। ठीक है, धीरे-धीरे छोटी-छोटी परिभाषा पढ़-पढ़कर आगे आने वाले टाइम पे जब हम पढ़ेंगे इसकी वृहत्तर परिभाषा पर भी आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे भारत देश में कौन-सी पद्धति है, लोकतंत्र की पद्धति है और ये लोकतंत्र ही कहीं न कहीं सफल रहा है हमारे देश में। पर ऐसा क्यों? कौन-सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन का सर्वोत्तम व्यवस्था है? क्या और भी वैकल्पिक है क्या? तो इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा चलिए, लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखे हैं। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकारें और गैर लोकतांत्रिक सरकारें। आखिरकार हमें किसी भी चीज की परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ती है? आगे पढ़ने से पहले आए आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वो लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है। कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। आखिरकार मेरी मैडम, मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था ना, और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? क्या ऐसा ठीक नहीं होता? लिंग दो मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के लिए इसकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों को बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनके अर्थ जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो जो मेरी है, वो जानना चाहती है कि किसी भी चीज़ की हम बाद में क्यों समझते हैं? जैसे लोकतंत्र बोला, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लोकतंत्र। क्या अब हम इसकी परिभाषा क्यों जानना है? तो फाइनली जैसे कि मैरी ने बोला, मैडम मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में हम चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र की मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया, अब लोकतंत्र की परिभाषा जानने में बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मेरी बोली, फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? तो लिंग दो मैडम, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। जिस प्रकार दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे बारिश में कभी बूंदाबांदी, कभी ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई, तो हमें एक तरह से इसका डिफरेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तेज़ बारिश और धीरे बारिश में क्या अंतर है। इसमें हम परिभाषा की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है?
इस प्रकार जैसे हम पेन है पेंसिल है यूज़ करते हैं, क्या हमने कभी पहले सोचा है कि यार इसका ये पेन होता क्या है? ये पेंसिल क्या है? पहले हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसके बाद ही तो इसकी परिभाषा समझते हैं। सेम वही हम लोकतंत्र के ऊपर जानेंगे। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है, हम आगे देखते हैं, यहाँ हमने पढ़ लिया है। ये भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग-अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग-अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। कई लोग और कई सरकारें और कई देश जो है वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं। असल में क्या वो देश लोकतांत्रिक है? तो आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं स्वयं पर राज करते रहे, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? लिंगडो मैडम, मैं ये नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी ये परिभाषा बहुत ही सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक ये तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ़ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी-गिरामी आदमी ने इसके लिए बहुत अच्छा कहा है। ये सभी लोग उसे सही मानते हैं कि नहीं, ये भी हमें जानना पड़ेगा। योलंदा, मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। तो आप लोग लोकतंत्र का मतलब जान सकते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इंग्लिश में आपको अच्छे से पता होगा। ये एक बार मैं कर सक हुँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है जो कि यूनानी शब्द किससे डेमोक्रेशिया से बना है। तो 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोकतंत्र है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी कहाँ से लिया है? तो यूनानी शब्द से लिया है, ठीक है? यूनानी शब्द किससे लिया है? डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। यूनानी में डेमोस का जो अर्थ होता है लोग, ठीक है? और क्रेशिया का मतलब होता है शासक, ठीक है? ठीक है? डेमोस का मतलब पता चल गया लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है क्या? शासन। तो इस प्रकार हम डेमोक्रेसी का अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, ठीक है? इसका मतलब ही है लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, ठीक है? यही सही अर्थ है, ठीक है? यही परिभाषा फिर परिभाषा की क्या ज़रूरत है? लिख दो मैडम। इस सवाल पर विचार करने का बहुत ही बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ़ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ-साथ इसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो। ये कंप्यूटर अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए क्योंकि हम कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं? ये बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं। तो उस कैलकुलेशन को हार्ड कैलकुलेशन को एक ईज़ी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना एक तरह से कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर का ये सरलता से करता है सीएन ठीक है? बने यंत्र को कंप्यूटर कहा बोला जाता है। दरअसल ये बहुत ही शक्तिशाली कैलकुलेटर है, बिल्कुल। और आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फ़िल्म देखने में भी होता रहता है। पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है, बिल्कुल। ऐसा स्थिति में सिर्फ़ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मेरी भी बोले मैडम, आपके कहने का मतलब ये है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसका अर्थ और गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। लिंगडो मैडम बोला, एकदम सही, इसीलिए आओ अब ये काम कर ही डालें। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ये स्टोरी था मैडम और जो स्टूडेंट के बीच वार्तालाप थी ये, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सरल परिभाषा, आइए
चर्चा पर फिर से गौर करें। जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताएं और असमानताएं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। बिल्कुल, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ सरकार जो है वो लोग ही चुनते हैं। इसीलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। समझ में आ गया? लोकतंत्र क्या है? अब यहाँ पे आप समझ लो, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन तो आ ही जाएगा कि लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या है बाबू? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग करते हैं। बस यही क्या है? लोकतंत्र है। ये आप नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। हमें गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक में अंतर कर सकती है ये परिभाषा। मेवाड़ के सैनिक शासनों का चुनाव, हमने देखा मेवाड़ एक देश है जो कि हमारे भारत के बिल्कुल पड़ोस में ही है, पूर्वी राज्यों के पास, ठीक है? पूर्वी राज्यों के दक्षिण में है ये। मेवाड़ के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। यहाँ पर बोला गया है बाबू कि जो मेवाड़ देश है, यहाँ पर जो है सैनिक शासनों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, ठीक है? यहाँ पर जो है वो शासन कर रही है, लेकिन लोगों ने नहीं चुना इसको। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वे देश के शासक बन गए। लोग, भैया सेना का नियंत्रण था, वही देश के राजा बन चुके हैं। क्या यहाँ पे लोगों ने चुना इसको? क्या हम इसको लोकतंत्र कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। शासक के फैसलों में लोगों का कोई भागीदारी नहीं है, बिल्कुल। जैसे कि एक उदाहरण आ गया किसी देश का, पिनोशे, जो कि चिले देश का है। जैसे तानाशाही का चुनाव लोग नहीं करते, ये बात राजशाही पर भी लागू होती है। सऊदी अरब, हमने देखा सऊदी अरब में भी क्या होता है कि शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में ही जन्म लेने के कारण उन्हें एक हक पाया गया। पहले के टाइम आपने देखा होगा कि राजाओं का आपने स्टोरी देखा होगा, मूवी भी देखी होगी आपने, कि जो राजा का बेटा होता है वही राजा बनता है, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, धीरे-धीरे वही राजशाही पर अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं। क्या ये लोकतंत्र है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जनता ने नहीं चुना, ये खुद ही बन चुके हैं राजा, और एक तरह से वंशानुगत ये चलते रहता है। लेकिन लेकिन ये सरल परिभाषा पूर्ण या फिर पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, और इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों का लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है। क्या बिल्कुल जो चुनाव करवाती है क्या वही लोकतंत्र है? बिल्कुल भी नहीं दोस्त। आगे हम चीज़ों को पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव कैसे होता है, लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, है ना? पार्टी भी, बहुत सारे दल हैं, राजनीतिक दल, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है? और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसीलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। हमें हमें देखना होगा भाई कि लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र में अंतर क्या है? पाकिस्तान या फिर चाइना या फिर यूएसए, क्या यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो लोकतंत्र के थ्रू है, या व्यावहारिक रूप से, क्या रियलिटी में यहाँ पर लोकतंत्र है? इस चीज़ के ऊपर हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। देखना चाहेंगे कि हम, जैसे हमारे भारत देश है, क्या इसमें भी लोकतंत्र है? और लोकतंत्र है तो इसका प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो आगे हम पढ़ते चलिए। ये काम हम तभी कर पाएँगे जब हम इस परिभाषा में एक-एक शब्दों को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता को जानें। चलिए समझते हैं भैया लोकतांत्रिक के बारे में। ये देखो डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी का एक झंडा गाड़े हुए हैं कौन? सैनिक लोग हैं। तो ये सैनिक लोग हैं, ये देख लो अब यहाँ पर। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये बात याद रख लेना। चलिए अब लोकतंत्र की विशेषताएँ पढ़ेंगे।
हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। बार-बार मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जहाँ पर लोगों ने ही अ, सरकार को चुना और वही सरकार हमारे ऊपर क्या करती है? शासन करती है। सिंपल सी बात है। इसमें अनेक सवाल उठ खड़े हैं। इस परिभाषा के अनुसार ठीक है, तो ये अंडरलाइन भी आप कर देते हैं, क्योंकि इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? लोकतंत्र की विशेषता पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार श शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कही जाने के लिए उसके किन अधिकारियों को चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वो कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? इसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना ज़रूरी है? या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? हम सरकार के किस स्वरूप को आखिरकार लोकतांत्रिक कहेंगे? ठीक है? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? चलो ठीक है, हमने चुन लिया भाई सरकार को। या वो जो सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है अपनी मर्जी से? वो कह सकती है भैया हमें तो आप लोगों ने चुना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उनकी भी कुछ सीमाएँ हैं, ठीक है? उनके ऊपर भी कुछ अंकुश लगा होता है, वो निरंकुश नहीं होंगे बिल्कुल भी। सरकार के लिए ठीक है या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाएँ में बंधकर काम करना ज़रूरी है, बिल्कुल भैया। कुछ लिमिटेशन होगी जभी तो, नहीं तो वो भी तानाशाही बन जाएँगे, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करेंगे। उनके ऊपर भी कुछ न कुछ नियंत्रण होना चाहिए, है ना? जैसे हमारे भारत देश में क्या संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग ही सभी सरकार तंत्र, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, वो अपने हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ही करते हैं काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, ठीक है? हम क्या लोकतंत्र शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए, बिल्कुल। आज प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। हमने देखा है कि जब हम किसी नेता को चुनते हैं, तो वही नेता जो है वो आगे हमारे लिए फैसला लेते हैं। तो वही चीज़ एक बार देख लेते हैं, क्या इस टॉपिक में ऐसा कुछ है क्या? उन्होंने उदाहरण लिया है पाकिस्तान का, तो एक बार देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। 1999 में उन्होंने क्या करा? सैनिक तख्तापलट कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को आगे चुनी हुई सरकार को क्या कर दिया? उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। तो कहीं न कहीं ये जो इन्होंने क्या करा, एक तरह से लोकतंत्र की कहीं न कहीं एक तरह से लोकतंत्र की हानि की इन्होंने, है ना? 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपने आप को उनके कार्यकाल को 5 साल के लिए और बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। जनमत संग्रह कराया, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या करा? धोखाधड़ी करी, अपनी मनमानी करी, है ना? वहाँ का जो संविधान था, वो सारे नियम थे, वो सारे रूल थे जितने भी, वो सारे उन्होंने क्या कर दिया? उखाड़ फेंक दिया और खुद आकर बैठ गए वो। एक तरह से अपनी मनमानी करने लगे। तो क्या ये लोकतंत्र है? बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई अधिकार ही नहीं मिला किसी को, है ना? ना तो वहाँ के लोगों को अधिकार मिला, क्योंकि लोगों ने तो उनको चुना नहीं। लोगों ने तो उनके प्रांतीय सरकार को चुना है ना, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और भी कई बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए क्या किया उन्होंने? 2002 को क्या किया उन्होंने? कि एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए क्या किया कि पाकिस्तान का संविधान ही बदल डाला। लो भैया, मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही एक तरह से देखा गया इनका। इन्होंने क्या करा? संविधान को ही बदल दिया।
इस ऑर्डर के अनुसार जो था क्या हुआ कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियां को भंग कर दिया। जो प्रांतीय असेंबलियां मतलब वही जो राज्य सरकार थी, राज्य की विधानसभा थी, उनको भंग कर दिया। क्यों? मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। क्योंकि हमने देखा ना कि किस तरीके से वो लोकतंत्र को खत्म करके खुद ही तानाशाही एकदम सेना का पूरा-पूरा शासन आ गया यहाँ पर। और उनकी जो असेंबलियाँ थी उनको भंग कर दिया। जो भी प्रांतीय असेंबलियाँ थी, लोगों ने जिनको चुना था प्रांतीय असेंबली को मतलब राज्य स्तर पर जो विधानमंडल था, एक तरीके से लोगों ने उनको चुना। लेकिन इस सभा को ही इन्होंने भंग कर दिया और मंत्रिपरिषद के जितने भी कामकाज थे, उनकी निगरानी के लिए उनकी सेना को रख दिया वहाँ पर। उनके फौजी अधिकारियों को वहाँ पर तैनात कर दिया। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। धीरे-धीरे वहाँ पर फिर प्रांतीय चुनाव करवाए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। ठीक है, थोड़े-थोड़े अधिकार मिले, लेकिन फिर भी वहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थे, सर्वोच्च सत्ता थी, वो सेना के अधिकारी किनके पास थे? जनरल मुशर्रफ के पास थे। तो ये हमारा कहीं न कहीं ये लोकतंत्र नहीं रहा, क्योंकि लोकतंत्र में हमने देखा कि ठीक है, यहाँ पे चुनाव हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन पावर तो हमने देखा ना कि जिनको लोगों ने नहीं चुना, जो जनरल वहाँ के मुशर्रफ थे, उनको लोगों ने नहीं चुना, फिर भी अपने सर्वोच्च सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र तो नहीं है। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं, हम नहीं कह सकते कि ये लोकतंत्र है, क्योंकि इन पे मनमानी चल रही है पूरी-पूरी। ठीक है, भंग कर दिया, अपनी मनमानी कर ली, है ना? अपने नियम, अपने रूल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इन्होंने क्या कर दिए लागू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन यहाँ सिर्फ़ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। लोगों ने ऐसा बिल्कुल वहाँ पे चुनाव हुआ। वहाँ पर राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों का जितने भी असेंबलियों के लोग थे, प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव किया। लोगों ने उनको चुना। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, क्योंकि हमने देख लिया जो सेना का सर्वोच्च था जनरल मुशर्रफ जी, उनके पास थी सारी शक्तियाँ, क्योंकि वो उनसे पूछ के सारा काम करेंगे। ठीक है? वे अंतिम फैसला नहीं ले सकते थे। जो भी हमने जिनको चुना, जो ये प्रतिनिधि देख लेते हैं, एक बार हाइलाइट कर देता हूँ मैं। जो ये प्रांतीय असेंबलियाँ थीं और जो राष्ट्रीय और प्रांतीय, इनके पास प्रॉपर ना शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, क्योंकि उनको कंट्रोल कौन कर रहा था? तो ये सेना का प्रमुख जनरल मुशर्रफ, ठीक है? और इनको लोगों ने नहीं चुना। लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक बिल्कुल शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, ठीक है? ये लोग अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। बताओ, ये तानाशाही हुई ना? ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकारें तो होती हैं, पर असली सत्ता उनके लोगों के हाथों में होती है, जिन्हें जनता नहीं चुनती है। यहाँ पूरी तरह से मनमानी की गई, है ना? उसके पास प्रॉपर ताकत दे दी गई थी। जनता ने इनको नहीं चुना, फिर भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कहीं न कहीं से लोकतंत्र का इन्होंने पूरी तरह से गला घोट दिया। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। कुछ लोगों में तो नाम मात्र चुनाव करवा दिया, लोकतंत्र अपने आप को कह दिया, लेकिन हमने देखा कि गिने-चुने लोगों के पास ही शक्तियाँ होती हैं। तो ये भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के असली मायने क्या है, तो अभी हम इस लाइन में पढ़ लेंगे। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ठीक है? तो यही मेन हमारा जो लाइन है, यही कह रहा है कि लोकतंत्र में क्या होता है, जिन लोगों को हमने चुना है, ठीक है? उन्हीं के पास शक्तियाँ होनी चाहिए, उनके पास संविधान बनाने की भी शक्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनको जनता ने नहीं चुना, वो भी सरकार को कंट्रोल कर रही है। तो ये लोकतंत्र नहीं है। तो हमने देख लिया किस तरीके से जो है ये पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ
जी थे वो एक तरह से वो सेना के बलबूते ही पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे थे, जो कि एक गलत है और ये अलोकतांत्रिक है। एक गैर लोकतांत्रिक सरकार माना गया, ठीक है? आगे हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चुनाव कैसा होना चाहिए? एक निष्पक्ष होना चाहिए, है ना? स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं ऐसा उदाहरण चीन देश के ऊपर किया गया है। एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। चीन की संसद को कवांगो रोम रेमिमिन दाइबियाओ, बड़ा अजीब नाम है, दाहुए राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, ठीक है? चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो ये थोड़ा-सा छोटा-मोटा डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकती है, कि चीन के जो संसद को हम क्या कहते हैं, ठीक है? उनके प्रति 5 वर्ष नियमित चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार है। राष्ट्रपति कौन नियुक्ति करेगा? ये संसद करेगी। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं, ठीक है? इनमें इन संसद में जो भी है इसमें टोटल कितने लगभग 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, देख लो यहाँ पे सेना भी कर रही है चुनाव। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है, देख लो। चुनाव अगर लड़ना है जैसे कि तो उसमें आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो मंजूरी जो लेनी पड़ेगी कौन है? तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे भारत देश में तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो निर्दलीय भी खड़ा हो जाते हैं, एक तरह से राष्ट्रीय दल भी खड़ा हो जाते हैं, ठीक है? अलग-अलग दल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है? तो अलग-अलग दल हैं और अलग-अलग ही चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद 2002-3 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसमें संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड कर दिया है पूरी तरीके से कि चुनाव लड़ने का जो राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है, ठीक है? इसके संबंध को संबंध छोटी पार्टियाँ भी कर सकती हैं। लेकिन सरकार जो है वो सदा किसकी बनती है बेटा? कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ठीक है? किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। यहाँ पर बताया गया है जो पार्टी है कौन सी? पीआरआई, यही पार्टी जीतती आई है। कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। मतलब अपनी मनमानी ढंग से चुनाव जीत लिया, कभी कुछ करप्ट कर दिया, कभी बूथ पे अटैक कर दिया, तो वो अपने हथकंडे हैं, वो उस तरीके से वो अपना चुनाव जीत लेती थी। सरकार दफ्तरों में काम करने वाली सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र-छात्राओं के माँ-बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मतलब देख लो अपनी मनमानी में ये हो गया कि सरकार क्या करती थी भैया तुम आप छात्रों के पेरेंट्स से मतलब कहो और कि वो पीआरआई को वोट दे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों का नज़रअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे, देख रहे हो? तो ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि चुनाव देखो कैसे हो रहा है। पहले तो आप लोगों को ज़बरदस्ती बोल रहे हो कि इसी पार्टी को वोट देना है। उसके बाद तुमने चुनाव का जो केंद्र है, एक जगह से हटाकर दूसरे जगह कर दिया ताकि लोग वहाँ पर वोट नहीं दे दे पाएँ। जिससे अनेक वोट ही नहीं डाल पाते थे और पीआरआई अपने उम्मीदवारों का चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित वर्णित चुनावों को लोगों के द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरण को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि ऐसा नहीं कह सकते, कि हम ऐसा नहीं कह सकते, यहाँ काफ़ी सारी समस्याएँ हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या फिर उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हमें इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं?
मनपसंद तो चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जो सरकार है, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको ही वोट देना पड़ता था। जनता के पास तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। एक ही पार्टी है, उसी में ही मतलब हमें वोट करना है, उसी के लोगों को हमें चुनना है, तो ये कहीं न कहीं हमारे पास विकल्प नहीं है। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। वहाँ जो चुनाव था वो क्या था? निष्पक्ष नहीं था। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी, मान लेते हैं कि एक पार्टी है, एक ही पार्टी में कई लोग उतर गए और उसमें डिफरेंट लोग कर दिए, भाई इनमें से चुनो। पार्टी तो वही है ना भाई, हमें अगर पार्टी पसंद नहीं आती, हमें उस पार्टी के लोग पसंद नहीं आते कि हम अदर पार्टी में जाएँगे, लेकिन यहाँ ऐसा विकल्प नहीं है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की बात करूँ, तो यही 2 लोगों को उतारती थी चुनावी मैदान में और दोनों ही किस पार्टी के होते थे? कम्युनिस्ट पार्टी के होते थे। इसी दोनों में लोगों को हमें चुनना है, ठीक है? अगर जनता को कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं था। एक ही पार्टी थे, 2 अलग-अलग लोग थे एक ही पार्टी के। तो यहाँ पर हमने देखा कि जनता के पास विकल्प नहीं है और उन्हें वो चुनना होता था। मतलब सरकार इन द एंड किसकी बनने वाली है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो कहीं न कहीं इससे हमने देखा कि यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है किसी अदर पार्टी या फिर अदर लोगों को चुनने का। ठीक है? लोगों के पास ये विकल्प रहना चाहिए कि वो चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। लोगों के पास ये राइट भी होनी चाहिए, जो भी जो राजा है, एक तरह से सरकार है, शासक है, वो दल को गद्दी से हम उतार भी सकते हैं। ठीक है? ऐसा हमें अगर मान के चलो, एक सरकार जो काम कर रही है बढ़िया तरीके से और हमें पता चला कि ये सरकार भी काम नहीं कर रही है आने वाले समय में, तो हम क्या करेंगे? अगली बार इसे वोट ही नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी या फिर चीन के ऐसे दल में, राजनीतिक दल में ऐसा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार हमने देख लिया कि लोकतंत्र जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत-हार के समान अवसर होना चाहिए, ठीक है? तो हमने देखा है ना, हमारे भारत देश में देख लो, किस तरह पहले था, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस थी, उसके बाद धीरे-धीरे कांग्रेस का टाइम पीरियड चलता गया, धीरे-धीरे उनमें कुछ कमियाँ आने लग गई, तो धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, है ना? तो यही चलता रहता है, जो हमें पसंद आएगा उसको हम चुनेंगे और जो हमारे लिए काम करेगा उसको हम चुनेंगे और जो हमारे लिए काम नहीं करेगा उसको हम नहीं चुनेंगे। तो यहाँ पर बेटा ऐसा अगर हम बात करें तो चीन में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। हमारे देश में तो बहुत सारे विकल्प हैं। अभी के हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो यहाँ विकल्प है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, जब भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ विकल्प है कि जो हमें अच्छा लगेगा हम उसको चुनेंगे, लेकिन चीन में ऐसा विकल्प नहीं है, ठीक है? तो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष, स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत-हार का भी क्या होना चाहिए? समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में एक और बातें जानेंगे। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल। पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला जो संघर्ष है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि सभी लोग वोट डाल सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, है ना? तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, वो सभी लोग वोट डाल सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, है ना? 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पर भैया क्या समस्या आ रही है, तो देख लेते हैं कि और किसी व्यक्ति के मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी हम कम नहीं है। देख लेते हैं उदाहरण, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये तो गलत है भाई, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? अगर जहाँ पर फीमेल अगर वोट ना डाले तो फिर तो बेकार है। लोकतंत्र में तो भैया सभी लोग ही चुन सकते हैं, सरकार में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, वोट डालने का अधिकार है उनको। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है।
तो हमने देखा कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिक के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। तो जो बेचारे अल्पसंख्यक हैं समाज में, जो कम से कम लोग हैं, उनको वोट डालने का कोई अधिकार ही नहीं था एस्टोनिया में। आगे देखते हैं फिजी की चुनाव प्रणाली में, वहाँ के, ये भी एक छोटा-सा आइलैंड वाला देश है। अ, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों वोट से ज़्यादा है। अब भारतीय मूल हो सकता है कि भारत के लोग वहाँ पर काम करने गए और वहीं के हो गए। उनके जो जो बेटा है या बेटी है वहीं बस गए, व उन्होंने वहीं की नागरिकता ले ली, फिर वो वहाँ से भारत नहीं आए, तो वो फिजी के भारतीय मूल निवासी माने जाएँगे, ठीक है? तो वहाँ के जो फिजी के लोग हैं और भारतीय मूल के लोग हैं, उनको बराबर का वोट का दर्जा नहीं दिया जाता था, ठीक है ना? तो ये भी एक तरह से वहाँ एक समस्या थी लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। हमें पता चला कि जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट का एक वोट होना चाहिए। हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया अंबानी जी वोट डाल रहे हैं तो उनके वोट का वैल्यू अलग है या ज़्यादा है। एक गरीब डाल रहा है तो उसका कम है। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है और कहीं भी ऐसा नहीं है। ये कुछ उदाहरण है जहाँ पर लोकतंत्र के नाम पर गैर लोकतांत्रिक एक्टिविटी हो रही है। तो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा, जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, ना अक्षय कुमार हो गया, चाहे कोई भी, वोट डालने का सेम अधिकार सबके पास है। ठीक है? सबको क्या है? समान अवसर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज़्यादा विस्तार में से पढ़ेंगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर। देख लेते हैं एक बार कानून का राज और उसके अधिकार का आदर। जिम्बाब्वे में को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से उनको मुक्ति मिली। लेकिन उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में अगुवाई की थी। मतलब इन्होंने ही आज़ाद करवाया था। उनका एक अलग रोल रहा है इस देश को आज़ाद करवाने में। इसके नेता कौन थे? तो रॉबर्ट मुगाबे। कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से क्या हुआ? देख लेते हैं कि इसके नेता कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। उसके बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे। सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। हमने देखा कि चुनाव हो रहे, लेकिन जीतता कौन था? जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वो चुनाव में गलत तरीके से भी अपनाते थे। वो ठीक है, लोकप्रिय मतलब कम लोकप्रिय नहीं थे, फिर भी चुनाव को वो गलत तरीके से भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया। देखो, इन्होंने क्या-क्या इंटरफेयर किया हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो उन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और अपने अधिकार को ज़्यादा वरीयता दी और राष्ट्रपति को कहीं न कहीं ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया। ठीक है? जिसको जनता नहीं चुन रही है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। जो भी विपक्ष में नेता होते थे, विपक्षी दल होते थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, क्योंकि विपक्षी दल आपको पता है वो जो द जो सत्ता में है उसका कहीं न कहीं वो विरोध करती है, उनकी पॉलिसी को उनके खिलाफ रहती है, उनकी कमियाँ गिनवाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को हमेशा परेशान किया जाता था, ताकि वो हमारी आवाज़ उठा ना सकें। उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी, उनकी जितनी भी सभाएँ होती थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी ये। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर देते थे। जो भी भैया सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, चाहे वो विरोधी प्रदर्शन कर रहा हो, चाहे वो मूवमेंट हो रहा हो वहाँ पर, तो उनको एक तरह से गैर कानून घोषित कर दिया जाता था, ताकि उसके मूवमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दें। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था।
एक ऐसा भी कानून था जो भैया राष्ट्रपति की आलोचना को क्या करता था, उसके अधिकार को लिमिट करता था। टेलीविज़न, रेडियो की सरकार पर नियंत्रण थी। भैया यहाँ पर अब इस सरकार का जो कंट्रोल है वो टेलीविज़न थी। टेलीविज़न पर भी था, रेडियो पर भी था। भैया अगर रेडियो, टेलीविज़न ही तो सरकार की आलोचना ही करती हैं, उनकी कमियाँ बताएँगी। मीडिया वालों का काम क्या है? तो लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। वो क्या कर रही थी कि जो मीडिया वाले थे, सरकार था, जो भी था, समाचार पत्र, उन सभी पर कंट्रोल किसका था? तो यहाँ पर हमने देख लिया मुगाबे का था पूरी तरह से। राष्ट्रपति मुगाबे का था। सारा कंट्रोल इसी का था। क्या ये लोकतंत्र है? बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और उन उन पर सिर्फ़ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। उन पर राजा के जो सरकार होता था, उन्हीं के ही विचार प्रसारित होते थे और कोई अन्य बातें नहीं होती थी उनकी मीडिया पर। सिर्फ़ सरकार की गुणगान किया जाता था, उनकी अच्छाइयाँ बताते थे, उनकी कमियाँ नहीं बताते थे और जो कमियाँ बताते थे उनको बंद कर दिया जाता था, उनको खत्म कर दिया जाता था। तो अखबार क्या था, स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। अब यहाँ पे देख लो जितने भी जो पत्रकार थे उन सभी को क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों का परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। यहाँ तक कि अदालती फैसलों की भी परवाह नहीं की जो खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर भी क्या डाला, दबाव डाला। हमें पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, जो हमारी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, जिसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। फिर क्या हुआ आगे 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया 2017 में। थोड़ा-सा ये डेट याद रख लेना। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार-बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। ठीक है, वो लोकप्रिय थे, काफ़ी पॉपुलर थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो रास्ता अपनाया, वो ठीक नहीं था। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दोस्त। अगर उसको पावर दे दोगे, तो वो पावर को पचा नहीं पाता है। वो अपनी मनमानी करेगा और अपने आप को समझेगा कि मैं ही भगवान हूँ। तो इस तरीके से भी लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। तो ये लोकतंत्र तो नहीं है। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं, तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है कि चुनावों के पहले और बाद की स्थितियों में भी नज़र डाली जाए। ठीक है? तो 1 मिनट। चुनावों के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइशें भी रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि चुनावों के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों की भी पर्याप्त गुंजाइशें होनी चाहिए, अपोजिशन भी चाहिए। इसके लिए जरूरी है सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का भी आदर करे। सरकार का काम क्या है? जितने भी नागरिक हैं उनको उनके अधिकारों का भी क्या करे? आदर करे। उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियों करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सरकार असली अगर लोकतंत्र जहाँ पे है तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे देश में देखो विरोध भी होते हैं। हमारे भारत देश में अ, विरोध भी होते हैं। अपना एक संगठन बनाने का भी अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है। राजनीतिक गतिविधि देखो कितना भर-भर के होता है इंडिया में, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि जो सरकार है, जो जो सत्ता में है, तो वो उसको खत्म कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं से ये चीज़ें जो है होनी चाहिए ताकि हम कमियाँ निकाल सकें। ठीक है? तो ये इनकी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए बिल्कुल, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। कानून के सामने सब बराबर होगा, उसके आदेशों का पालन जनता तो करेगी, साथ में जो सरकार है, जो सत्ता में सरकार बैठी है, वो भी इसका पालन करेगा और उसका वो आदर करेगा। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं, जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर भी लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ऐसा नहीं है कि भैया हम चुनाव जीत गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चुनाव जीत चुके हो, तुम्हें जनता ने सपोर्ट किया, कहीं न कहीं से इलेक्शन में तुम जीते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भैया हट भी सकते हो। अगर जनता की आकांक्षाएँ पूरा नहीं करोगे और अपनी मनमानी और अपने अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाओगे, तो तुम्हें आगे आने वाले टाइम पे हटना पड़ेगा और ये एक तरह से गैर लोकतांत्रिक है। ठीक है? उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है, खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है।
हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। ऐसा नहीं है कि भैया जल्दबाजी कर लिया। बहुत एक प्रोसेस होना चाहिए, है ना? कोई भी नियम कानून बनता है तो एक लंबा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि एकदम तुमने जल्दी में ही अचानक से ही बना दिया कोई भी चीज़ें। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान के द्वारा दी जाती है। जो भी इस पद से जुड़ा हुआ है, जो भी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, जो भी सरकार के पद होते हैं, उनकी कुछ-कुछ अधिकार और कुछ-कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। उनके अकॉर्डिंग ही उनको शासन चलाना पड़ता है। ठीक है? आगे ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित देखें। हमने देखा 1, 2, 3 टोटल 3 विशेषताएँ पढ़ ली हमने। अब ये है चौथी और अंतिम विशेषता। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करेगी, ठीक है ना? तो ये जितने भी नियम कानून है दोस्त, उसको एक भीतर में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो अगर उसे जनता ने चुन लिया है, तो अब वो पावरफुल हो गया, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे भारत देश में अगर मोदी साहब को लोकसभा में चुना है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसा नहीं वो ज़्यादा पावरफुल है, अपनी मनमानी करेंगे, नहीं। उन्हें संविधान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा, है ना? संविधान से बढ़कर को नहीं है कोई भी यहाँ पे, आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। तो एक जो लक्ष्मण रेखा है, वो जो संविधान है, उसी के दायरे में उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। परिभाषाओं का सारांश क्या है? आइए अब तक हुई चर्चाओं में समेटें। हमने लोकतंत्र की सरल की परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये चीज़ें तो हमने दोस्त पढ़ लिया है ना? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। समझ में आ गया? लोकतंत्र को ऐसा ही है कि लोकतंत्र में चुनाव हो गया, वो खड़े हो गए, चुनाव में जीत गए, हमने चुन लिया, उसके बाद अपनी मनमानी करेगा, नहीं। तो लोकतंत्र में बहुत सारे मैटर करते हैं, है ना? बहुत सारी परिभाषा है, तो अलग-अलग ठीक है? जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरण के ज़रिए हमने शासन के अन्य एक तरीकों के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं, बिल्कुल। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान के द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरे के मानते हुए काम करती है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्वालिटी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? अब ये देखते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंगदो की एक हमारा नया टॉपिक है लोकतंत्र आखिरकार क्यों? तो मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है? इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करी। जैसे योलांदा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो हमने अभी तक का देखा है कि भैया ना तो राजतंत्र ना ही सेनातंत्र, हमें सबसे जो बेस्ट लगा कौन लगा? लोकतंत्र जहाँ पर जनता ही सरकार को चुनेगी। ऐसा इस बारे में बोला गया। सांगकिनी सॉरी सांगकिनी लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ़ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हों? जैनी बोली, हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया? आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। मतलब ये एक तरह से चर्चा हो रही है, ठीक है, स्टोरी है तो इसमें ज़्यादा लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जैनी बोला जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा ये है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। ल
लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह किसे है? पाइमोन। तो फिर इसकी जगह कौन-सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश भर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज़ पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। ऐसा नेता जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हितों में जो कुछ ज़रूरी हो, वो सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ़ इसी के देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगी। बिल्कुल, ठीक बोला। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई अगर ये व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवारों के लिए करने लगे, तो क्या होगा? अगर वो खुद भ्रष्ट हो तब भी क्या होगा? रोज़ बोला, मैं सिर्फ ईमानदार और संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोई बोला, ये ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाह के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी, क्रूर होते हैं। बिल्कुल, होता सिर्फ ये है कि हमें उनके बारे में वो जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती और सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदो इस पर चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी, तब उन्होंने इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया। तुम सब लोग अपने इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है, कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएँ। और मुझे लगा कि आप खुले दिमागों से बात कर तो रहे थे, लेकिन अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती, तो आपको अपनी बात कहने के लिए सज़ा दी होती, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं और ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। बिल्कुल भैया, इससे अस्थिरता पैदा होती है। बिल्कुल, देखो लोकतंत्र के कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा होता है ना? कुछ दोष कुछ गुण, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। तो लोकतंत्र का देख लो पहले नेगेटिव क्या है कि भैया लोकतंत्र में नेता बदलते रहेंगे और जब बदलेंगे नेता तो क्या पैदा होगी? अस्थिरता पैदा होगी। मान के चलो कोई कानून बन रहा था, कोई नियम बन रहा था, फिर अगला सरकार आया, फिर उसको बनाए या ना बनाए वो उसकी मर्ज़ी है। तो ऐसे में क्या होगा? उलझने ज़्यादा होगी, अस्थिरता ज़्यादा होगी, ठीक है ना? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ राजनीतिक लड़ाइयाँ और सत्ता का खेल है। हाँ, बिल्कुल, ये भी है। भारत में आपने देखा होगा किस तरीके से राजनीतिक पार्टी आपस में आम आदमी पार्टी, बीजेपी इधर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या कर रहे हैं? राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं, सत्ता खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है, ये नैतिकता से नहीं, ये सिर्फ़ राजनीतिक और सब ये सोचते हैं कि भैया हमें पावर मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए। पर ये क्या है? गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। फिर चर्चा करनी पड़ती है। अब देखा होगा कि कोई फैसला आता है तो उसमें कितनी देरी होती है। कोई बिल आ गया, कोई विधेयक आ गया, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चुने हुए नेताओं के लोगों के हितों का पता ही नहीं होता। भाई जो चुन के गए हैं उनको उन नेताओं को कुछ पता नहीं होता, बेचारे अमीर होते हैं वो, है ना? अमीर होते हैं और उनके लोगों के हितों की परवाह नहीं होती। लोगों की आकांक्षा क्या, उनकी ज़रूरत क्या है? समाज को कैसे डेवलप करे, एजुकेशन कैसे दे, हेल्थ कैसे दे, तो इन नेताओं को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब सारी चीज़ें बताइए कि लोकतंत्र की कुछ कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी है, ठीक है? चुने हुए नेताओं के लोगों के हितों का पता नहीं होता जिसके चलते खराब फैसले लेते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। बहुत चुनावी लड़ाई तुमने देखा होगा बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि इनके उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसीलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें कौन-सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र ही लागू होता है? इसमें कौन-सा तर्क किसी भी तरह की सरकार के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें इस तर्क से आप क्या सहमत हैं? आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्या को खत्म करने वाला जादू की छड़ी तो नहीं। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। बिल्कुल, लोकतंत्र ने ऐसा तो नहीं हुआ कि गरीबी मिट गई। अभी भी देश गरीब है। हमारे देश तो अभी भी गरीब है। क्यों?
क्योंकि कई जो नेता होते हैं वो बहुत लालची होते हैं, वो अपना ध्यान रखते हैं। वो सिर्फ़ अपने से मतलब रखते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, लेकिन वो उनको देश के बारे में कुछ नहीं पड़ी रहती, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही अ, अपने ही लिए ही वो सारा काम करते हैं। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ़ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि ये लोग अपने बारे में खुद फैसले करें, इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं, इन फैसलों में लोगों को भागीदारी बनाने में फैसलों में देरी होती है। ये भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी-जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं, सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने ये सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों का जो विकल्प उपलब्ध है, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? व्यवस्था होने से भारत सरकार ने ओहो! नहीं, ये तो इसी की है, ठीक है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है? ठीक है, हमने पहले देख लिया कि उसके पक्ष में विपक्ष में तर्क क्या था। अब लोकतंत्र के देखते हैं पक्ष में तर्क क्या है। चीन में 1958-61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत का आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। उस समय की बात है जिसमें चीन में ज़्यादा अकाल पड़ा, ठीक है? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है। ऐसा जो अर्थशास्त्री हैं, उनका ऐसा मानना है कि दोनों देशों की सरकारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, उनके कारण ऐसा भयावह हुआ है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। मतलब क्या है कि भैया गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उनकी जो योजना है, उनको एक तरह से आलोचना करना, कोई तो होना चाहिए अपोज़िशन में दोस्त, विरोध में कोई तो होना चाहिए, लेकिन चीन में तो ऐसा था ही नहीं कोई विरोध वाला, उनको दबा दिया जाता था, उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी। लेकिन भारत में तो है ऐसा, उनकी कमियाँ को दिखाने वाला, जो सत्ता में है, जो सत्ता में सरकार है, तो उन्होंने चलो ठीक है सरकार बन गई, उनका सब कुछ बढ़िया हो गया, है ना? तो उनकी पॉलिसी चल रही थी। अब उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि अपोज़िशन क्या करेगा उस पॉलिसी की क्या आलोचना भी कर सकता है या फिर हो सकता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। विपक्षी दल का भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। ये उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। जहाँ पर मीडिया वाले होंगे, है ना? जहाँ पे विपक्षी दल होगा, जहाँ पे सरकार की आलोचना करने वाले एक तरह से मीडिया होगी, समाचार पत्र होगा, तो कहीं न कहीं से वो एक अच्छा लोकतंत्र माना जा सकता है। ताकि उनकी हम कमियाँ तो बता सकते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी। अब जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, जैसे चीन हो गया, वो भैया ध्यान दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है और ये सब सरकार चलाने वालों की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती, तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं। और लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। मतलब जो भी भैया हमने मतलब जनता ने जिनको भी चुना है, उनका मेन काम ये है कि जनता की आकांक्षा को पूरा करना, उन पर ध्यान देना, उनकी गरीबी को दूर करना। लेकिन चीन में तो ऐसा नहीं था, भुखमरी फिर भी आई, इतने लोग वहाँ पे मर गए।
तो यहाँ पर हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि अब हमने देखा कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वो दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। क्योंकि अगर आप सरकार बनाते हो, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? कि जहाँ पर हमने देखा जनता ने जिस कैंडिडेट को चुना है, वो कहीं न कहीं जवाबदेही होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है? अब गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों का बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो, तो उसमें गलती की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। अगर मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कानूनी नियम बनाने की या फिर किसी भी स्थिति में कोई कानून बनाना हो, तो ज़्यादा लोग जिसमें जितने शामिल रहेंगे, उतना ही कमियाँ जो होगी कम से कम होगी, है ना? ऐसा नहीं हम गिने-चुने लोगों को दे दें कि भैया जाके नियम बनाओ, तो अपनी मनमानी से वो नियम बना लेंगे, तो गलतियों के चांस ज़्यादा होगा। क्योंकि आपने लोगों का व्यू नहीं जाना ना वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, हो सकता है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जो गलतियाँ हैं उनकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर भी थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इसमें ज़्यादा उग्र या फिर गैर ज़िम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। ठीक है? तो ज़्यादा ये सारी चीज़ें घटेगी, कमियाँ घटेगी। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो लोकतंत्र हमें और क्या बताता है कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना को भी बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध भी कराता है। कहीं न कहीं लोकतंत्र में जो मतभेद होते हैं, टकराव होते हैं, उसको भी संभालने का पूरा-पूरा तरीका जो है वो उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों को हितों और विचारों में अंतर होगा ही, बिल्कुल। भारत की तरह ही भारी सामाजिक विविधता वाला देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। हमें पता है हमारा जो भारत देश है वो बहुत ज़्यादा विविधता है। अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनका कल्चर, उनका जो रहन-सहन है, सब कुछ अलग है, पता है। अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएँ अलग-अलग और जातियाँ भी जुदा-जुदा होती हैं। दुनिया को दुनिया को ये सभी अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह क्या स पसंद एक समूह के पसंद और दूसरे समूह के पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएँगे? हो सकता है भई आपस में लोग इतने सारे रहेंगे, इतने धर्म के लोग इतने, तो आपस में तो कुछ थोड़ी बहुत तो टकराव होगी ही। ऐसे टकराव को आखिर कैसे सुलझाएँगे? ऐसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है क्या? जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वो दूसरे को दबा देगा, कमज़ोर समूह को इसे मानना ही होगा, है ना? मान के चलो इतने सारे विविधता वाले लोग हैं, अलग-अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग-अलग जाति, अलग-अलग अमीर-गरीब तो होता ही है। लेकिन अगर इनमें टकराव हो गया, तो सुलझेगा कैसे? ये कोई तो नियम हमारा संविधान है, जैसे हमारे भारत में क्या संविधान है, सभी को समान दर्जा दिया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इस स्थिति को हम किस तरीके से इस स्थिति को समाधान कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें, ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। तो लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जो इस समस्या का समाधान एक शांतिपूर्ण तरीके से कराता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता, बिल्कुल भैया, कोई अस्थायी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि भैया अ, हमारे भारत में कोई नेता आ गए जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब ये है तो एकदम लंबे समय तक यही रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना भई। कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पर विजेता। ये तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी की भी आएगी, बीजेपी की है तो आम आदमी पार्टी की आएगी, है ना? तो तरह-तरह से हमने ये देखा कि सरकारें, पार्टियाँ आती हैं, नए-नए लोग आते हैं, कुछ कमियाँ होती है तो उनको जनता के द्वारा हटा दिया जाता है, अगली बार वोटिंग देंगे, तो ये हमने देखा। तो विभिन्न समूह एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकती है। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र एकजुट बनाए हुए हैं, ठीक है? फिर भी हमारा भारत जो है वो विविधता वाले देश के साथ ही वो एक तरह से एकजुट है, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पर, ठीक है? बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं। ये तर्क लोकतंत्र और
नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र लोकतंत्र में नागरिकों को जो हैसियत होती है वो किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी ये दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र और क्या करता है बाबू? लोकतंत्र और क्या करता है? नागरिकों का सम्मान भी क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है, कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को भी है। हमने देखा है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि भैया अमीर को ज़्यादा, संविधान में ऐसा है, कहीं पे लिखा है रूल नियम में कि संविधान में अमीरों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, गरीबों को कम। यहाँ पर अमीर-गरीब नहीं या कोई जाति विशेष को दर्जा नहीं, यहाँ पर सभी लोगों को बराबर दर्जा दर्जा दिया जाता है और सभी लोग क्या है? इक्वल है। संविधान के सामने क्या है? सब बराबर हैं, ठीक है? लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद को अपने शासक हैं, ठीक है? अगर वे गलतियाँ करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइशें लोकतंत्र में है, बिल्कुल। फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइशें भी है। इसका मतलब ये है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या फिर शासक समूह को ही बदला जा सकता है। हो सकता है कि सरकार अगर ढंग से काम ना करे, तो सीधी-सी बात है अगली बार जनता वोट नहीं करेगी और कहीं न कहीं वहाँ का जो शासक है वो भी बदला जाएगा। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक में तो ऐसा नहीं है। वो अपनी मनमानी करेंगे, वोट होगा तो वोट भी अपने हित में, लोगों को भी अपने हित में कर लेते हैं। वहाँ पे गड़बड़ी, करप्शन, है ना, गुंडागर्दी, तो ये सारी चीज़ें गैर लोकतांत्रिक की विशेषता है। ठीक है? चलो अब इस चर्चा को समेटें। लोकतंत्र में हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही ये सभी समस्या का समाधान है, लेकिन ये साफ तौर पर उन सभी दूसरे व्यवस्थाओं से बेहतर है। ठीक है? थोड़ा-सा लोकतंत्र में कमियाँ हैं, लोकतंत्र की कुछ अच्छाई है, लेकिन ज़्यादा अच्छाई है। बाकी राजतंत्र हो गया, इससे तो बढ़िया है ना, तंत्र हो गया, इससे तो बढ़िया है। हमने देखा म्यांमार में किस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी। पाकिस्तान में हमने देखा, चीन में देखा सिंगल पार्टी का रूल चल रहा था, तो इससे तो बेहतर है भाई, है ना? अगर ये इनमें बहुत कुछ सामने कहाँ पर आ गए भैया? लेकिन वो साफ तौर पर सभी दूसरे व्यवस्थाओं से बेहतर है। हम जानते हैं कि दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, ये अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग-अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ-साथ रह सकते हैं। अगर ये इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है, तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है। इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। तो हमने देख लिया कि लोकतंत्र जो है वो बाकियों से बेहतर है, ठीक है? लोकतंत्र में हमने देखा है कि सरकार की मनमानी नहीं चल सकती, सरकार जो है निरंकुश नहीं हो सकता, है ना? उसको अपने दायरे में और अपने संविधान के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ का मतलब क्या होता है? देख लेते हैं। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। ठीक है? सबसे आम रूप क्या है? प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र। भैया लोगों ने इसको चुना है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, हम जिसको ऐसा क्यों होता है कि हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वही फैसला लेते हैं हम। तो अब इतने सारे लोग, आप कैसे, मतलब कैसे बैठ के आप निर्णय लोगे? ये सारी चीज़ें होगी। अब सारी जनता को बिठा देंगे, भैया चलो संविधान बनाते हैं या फिर हो सकता है कोई नियम बनाते हैं, तो यार संभव नहीं है ना।
हम क्या करते हैं, हम अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि मंडल होते हैं, वही सारी चीज़ें फैसला लेते हैं आगे चल के, ठीक है? तो ये संभव है, क्योंकि अगर ये संभव हो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल। अब हर नागरिक की योग्यता तो नहीं है भैया, हर हर नागरिक तो योग्यता है, अनपढ़ है कोई, है ना? उनके अंदर एबिलिटी नहीं है उतनी। तो हम क्या करते हैं, लोकतंत्र या फिर चुनाव के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें रख पाते हैं। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकर न्यूनतम ज़रूरी समझ मिलती है। इस 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 स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है। हमें पता चल जाता है कि अलोकतांत्रिक क्या है और लोकतांत्रिक क्या है। लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती। ये अच्छा कौन-सा है और सामान्य कौन-सा है। इससे हमें लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र में वृहत्तर अर्थ को समझना होगा। हमें और भी अधिक समझना होगा कि लोकतंत्र में और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं और अच्छी चीज़ें और क्या हो सकती हैं। ठीक है? कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। ज़रा इस कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है, हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ठीक है? तो ये एक तरह से लोकतंत्र ही तो है। मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। बिल्कुल, ये भी ब बात ठीक है। नहीं यार, ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो बस सवाल ही नहीं, वो बस अपना पढ़ाया जा रहा है, अब बच्चे का जो डाउट है वो पूछ ही नहीं सकता बच्चा, तो ये तो थोड़ा बेकार, ये अलोकतांत्रिक है क्या? ठीक है। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर परिवार की बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने उनकी बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसलों से प्रभावित होने वाला सभी लोगों के साथ विचार-विमर्श के बाद और उनकी प्रकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो, उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली का। ये बात सरकार या परिवार पर भी लागू होता है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को ज़रूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होएगा। देखा क्या अच्छी लाइन है कि अगर इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी किसी को भी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में क्या होगा कि जो प्रत्येक नागरिक को जो फैसला लेने की जो होगा वो समान भूमिका होगा, ठीक है? उनका रोल जो होगा बिल्कुल इक्वल होगा। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की भी ज़रूरत नहीं। हर नागरिक को इसके लिए सूचना का समान उपलब्धता, शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमाने के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र हमारी समझदारी हमें बार-बार ये याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इसमें हमें मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसमें हमें न्यूनतम या फिर काम चलाऊ लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में भी मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूप की चर्चा की। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बात जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना ही याद कर लेना ज़रूरी है कि लोकतंत्र के जीवन अनेक पहलुओं पर प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार-विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। बिल्कुल, इसके बारे में हम अध्याय 4 में 4 ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गाँव की ग्राम सभा इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है? इसका ये भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्त है, बिल्कुल। पर इनसे ये आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को ये आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, ये तो बहुत ईज़ी लैंग्वेज में आप लोग पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होगी। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम क करते हैं, वो भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर भी डिपेंड करता है। यही चीज़ लोकतंत्र के अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही और एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं के सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। कई सारे ऐसी पार्टी हैं जो वो चाहते ही नहीं कि भैया हिस्सा लें, अन्य पार्टी भी हिस्सा लें, इनकी अपनी मनमानी चल रही है ना? तो ये भी एक गलत है। लोकतांत्रिक सरकार में सभी लोगों को राजनीति में हिस्सा लेने का बराबर का अधिकार है, जितना अधिकार बड़ी पार्टियों का है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों के सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, चैप्टर खत्म हो गया। धन्यवाद आपका। कैसा लगा चैप्टर आपको? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।